जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। फर्स्ट क्लास, मस्त। यूपीएसआई के एग्जाम एकदम करीब आ चुका है और आपकी तैयारी भी एकदम युद्ध स्तर पे होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक पद आपके हिस्से में अपने लेना ही लेना है ना। तो मैं भी सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मेरा सपोर्ट आपके साथ हो जाए। चलिए आज कुछ चुनिंदा प्रश्न जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। पढ़िएगा अलग की बात है, एक एक शब्दों का अगर हेर फेर होगा, जैसे क्या ना, हिंदी आप जान ही रहे हैं, हिंदी में क्या है, शब्दों का खेल होता है और शब्दों के इधर उधर होने से सारे प्रश्न बदल जाते हैं, उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ है, खूब ध्यान से पढ़िए, देखिए और इसका सही आंसर क्या होगा वो जरा आप कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए, लिखा है, क्या तुम कोई काम अपने से नहीं ढूंढ सकते। यही लिखा है ना, कोई क्या तुम कोई काम अपने से नहीं ढूंढ सकते। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो वाक्य है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान से देखिएगा, नहीं किया गया है। क्या तुम कोई काम अपने से नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, अब इसमें देखिए पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। तो इसका सही आंसर होगा कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। अब कैसे नहीं किया गया है, ध्यान से देखिएगा। इसमें तुम कोई काम अपने से नहीं ढूंढ सकते, तो तुम का प्रयोग किया गया है। तो नो डाउट आप कहेंगे सर इसमें पुरुषवाचक का प्रयोग तो किया गया है। कोई काम नहीं ढूंढ सकते तो कोई, अब कोई लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि निश्चयवाचक का प्रयोग किया गया है। अपने से जब अपने से कह रहा है तो आप कहेंगे कि सर इसमें निजवाचक का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन क्या जो शब्द है वो प्रश्नवाचक नहीं है। तो क्यों नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। जब बात ये होती है कि ध्यान से देखिएगा क्यों नहीं किया गया है। अगर लिखा है लड़का आम खाता है, आम खाता है, लिखा है ना, लड़का आम खाता है। तो सीधी सी बात आप जानते हैं कि जो सर्वनाम की परिभाषा है वो परिभाषा ये कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहा जाता है सर्वनाम। तो ये रहा संज्ञा, आम संज्ञा है। अब संज्ञा हटा दीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर दीजिए। तो जब प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो होगा कि लड़का लड़का क्या खाता है, ये प्रयोग करेंगे ना कि लड़का क्या खाता है, क्या खाता है। तो ये तो रहा सर्वनाम, ये है सर्वनाम। लेकिन एक बात बताइए, यही वाक्य हो और मैं यहां ये प्रयोग कर दूं कि क्या, आगे में क्या शब्द बढ़ा दूं, क्या लड़का आम खाता है, क्या लड़का आम खाता है। उसमें जो क्या शब्द का प्रयोग किया गया है वो किस संज्ञा के जगह प्रयोग किया गया है, वो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग नहीं किया गया है, वो निपात है। वो क्या है, वो निपात है। अगर यही लाइन मैं यहां लिख दूं कि लड़का आम खाता है, आम खाता है, और प्रश्न ही पूछ रहा हूं, देखिएगा ये भी एक लाइन है, इसमें भी प्रश्न ही किया गया है, लड़का आम खाता है, ये पूछा ही तो जा रहा है, लड़का आम खाता है। और इस वाली लाइन में भी देखिएगा, क्या लड़का आम खाता है। तो क्या शब्द का जो प्रयोग है सिर्फ और सिर्फ बल प्रदान करने के लिए किया गया है। और निपात का अर्थ आप जानते होंगे कि निपात का प्रयोग वाक्य में शब्दों पर बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि क्या शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया जाता है। एक तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है, एक निपात के लिए, उसमें देखिए निपात का प्रयोग हुआ है, और एक विस्मयादि बोधक के लिए किया जाता है। अगर मैं कह दूं कि क्या वह मर गया, वह मर गया। अब देखिए ये अगर वाक्य बन जाए तो यहां पर जो क्या शब्द है वह विस्मयादि बोधक के लिए प्रयोग किया गया है। अब ये जो ना तो निपात के लिए और ना ही ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में
आई होगी। तो जब आई होगी तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये लड़के आजकल अपने बाप की भी बात नहीं मानते। वाक्य है, ये लड़के आजकल अपने बाप की भी बात नहीं मानते। और इसमें बताना क्या है आपको? इसमें बताना है कि इस वाक्य में कितने विशेष्य और कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं। तो बताइए, एक विशेष्य एक विशेषण, या दो विशेष्य दो विशेषण, या तीन विशेष्य दो विशेषण, या दो विशेष्य तीन विशेषण, कितने विशेषण हैं? ठीक है, ये लड़के आजकल अपनी बाप की बात नहीं मानते। इसका सही आंसर होगा कि एक विशेष्य और एक विशेषण। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे, एक विशेषण ही कैसे प्रयोग किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, ये लड़के सार्वनामिक विशेषण, लड़के के साथ ये लगा हुआ है। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया लड़के के लिए और लड़का हो गया विशेष्य। इसके अलावा जो वाक्य लिखा हुआ है, इसके अलावा जो शब्द लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, उसमें ना तो किसी विशेषण की बात कही गई है ना, और जब विशेषण नहीं है तो फिर विशेषण नहीं है, सीधी सी बात है। आजकल ये किसकी विशेषता बता रहा? किसी की। आज कल अपने बाप। अब आप कहेंगे सर इसमें अपने बाप में कहा गया है, अब आपकी बात हो सकती है। चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। कि भी ये सब निपात है, बात नहीं मानते, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बताता हूं। अब आप कह सकते हैं कि अपने बाप में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा, हरदेव बहारी की पुस्तक उठाइएगा और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ क्या लिखा है कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के लिए नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाता है। ये कुछ महानुभाव लोगों की कृपा है कि गलत प्रश्न बना दिया। कुछ आयोग की भी परम कृपा है कि आयोग ने भी ऐसे प्रश्न बनाए हुए हैं, गलत बनाए। यहां तक कि आरओ के लेवल के भी पेपर में, एग्जाम में ऐसे गलत प्रश्न बने हुए हैं। जैसे देखिए कैसे, अच्छा इसका पहले मैं क्लियर कर दूं कि नहीं बनता है कैसे। देखिए, अगर लिखा हो कि लड़का पढ़ रहा है, यही ना, लड़का पढ़ रहा है। अब एक बात बताइए, लिखा है लड़का पढ़ रहा है, तो यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? मैं तुम, यही तो होगा पुरुषवाचक। प्रश्नवाचक में क्या क्या हो सकता है? प्रश्नवाचक में हो सकता है कौन, ठीक है। निजवाचक में हो सकता है आप, निश्चयवाचक में हो सकता है यह वह, अनिश्चयवाचक में होता है कोई कुछ, यही होता है ना, और संबंधवाचक में होता है जो सो। 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है। अब इन शब्दों का प्रयोग जरा इसके साथ कर दीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? मैं लड़का पढ़ रहा है, बनाइए वाक्य। तुम लड़का पढ़ रहा है, बनेगा? नहीं बनेगा, किसी कीमत पे नहीं बनेगा। मैं लड़का पढ़ रहा है, तुम लड़का पढ़ रहा है, यह कोई वाक्य नहीं हुआ। ठीक है, तो नहीं बनेगा। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के लिए नहीं होगा। कौन लड़का पढ़ रहा है, ये बनेगा। तो जब बनेगा तो ये बनेगा। आप लड़का पढ़ रहा है, आप लड़का पढ़ रहा, बनेगा? नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, यह लड़का पढ़ रहा है, वह लड़का पढ़ रहा है, ये बनेगा। कोई लड़का पढ़ रहा है, बनेगा। जो लड़का पढ़ रहा है, बनेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के लिए नहीं किया जा सकता। एक दूसरा तरीका, अगर मैं लिख दूं कि वह घर, या फिर मैं लिखूं कोई घर, या फिर लिख दूं कौन घर, तो यहां पर वह शब्द घर के लिए ही प्रयोग किया गया है। मैं कहूं वह घर, तो वह घर को ही मैं कह रहा हूं। कोई घर, कोई शब्द मैं घर के लिए ही कह रहा हूं। कौन घर, तो कौन मैं घर को ही कह रहा हूं। लेकिन जो ही मैं कह दिया अपना घर, मेरा
घर, अपने बाप, मेरा बाप। अब जरा इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिएगा, पहले फिर एक बार इसको, वह घर, तो वह भी मैं घर को ही कह रहा हूं, कोई घर, कोई भी मैं घर को ही कह रहा हूं, कौन घर, कौन भी मैं घर को ही कह रहा हूं। लेकिन यहां जब कह रहा हूं अपना घर, तो अपना मैं अपने को कह रहा हूं और घर कुछ और है। जब कह रहा हूं मेरा घर, तो मेरा मैं अपने को कह रहा हूं, मेरा कोई नाम है तो मैं मेरा अपने को कह रहा हूं, फिर घर। अगर कह रहा हूं कि मेरा बाप, तो मेरा मैं अपने लिए कह रहा हूं और बाप मैं बाप के लिए प्रयोग कर रहा हूं। जबकि अगर कहा जाए वह बाप, वह बाप, तो वह शब्द जो है वह बाप के लिए ही प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर सर्वनामिक विशेषण बनेगा। यह विशेषण का प्रयोग है, जो बाप के लिए ही, बाप शब्द को हटाया नहीं, वही उसी के लिए वह शब्द का प्रयोग किया, तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो इसीलिए ये जो शब्द था, ये लड़के, तो ये लड़के के लिए ही प्रयोग हुआ था, तो यहां सर्वनामिक विशेषण था। लेकिन अपने बाप, तो अपने शब्द अपने लिए और बाप शब्द दूसरे के, यहां पर सर्वनामिक विशेषण नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, बा कलम में कौन सा समास है? पूछा गया है बा कलम, और ये बा कलम में कौन सा समास है, तो बता दीजिए बा कलम में कौन सा समास है। तो बा कलम में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अब कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये जो बा है ना, बा, ये फारसी का उपसर्ग है, बा फारसी का उपसर्ग है, और साथ में लिखा है कलम, बा कलम, और बा का विलोम होता है ना बे। बा का विलोम क्या होता है? बे। अब आप कह सकते हैं बेदर्द, तो उसका विलोम होगा बा दर्द। बेवफा, बा वफा। बेशर्म, बा शर्म। तो जो भी उपसर्ग लगे होते हैं आप जानते हैं, प्रति लगा दिए, यथा लगा दिए, तथा लगा दिए, ये सारे जितने भी लगते चले जाएंगे, सबके सब क्या बनेंगे? अव्ययीभाव समास बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है सन, सन का सही अर्थ युग्म क्या होगा? सन का अर्थ क्या होगा और सन का अर्थ क्या होगा? एक में हल चिन्ह लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है। और ऑप्शन क्या आपके सामने है? सूर्य बेटा, वर्ष, जूट, बेटा, सूर्य, जूट, वर्ष, ये चार ऑप्शन आपके सामने है, और बताना आपको है कि इस सन का अर्थ क्या होगा और इस सन का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं। सन का अर्थ होता है वर्ष, जिसमें हलचिन लगा हुआ है उसका अर्थ होता है वर्ष, और जिसमें हलचिन नहीं लगा है, जिसे आप लोग हलंत कहते हैं, वो नहीं लगा है, उसका अर्थ होता है जूट। याद रखिएगा, सूर्य और बेटा नहीं होगा, सन मन सूर्य, सन मन बेटा, ये इंग्लिश है, हिंदी नहीं। ठीक है, तो कम से कम इतना तो समझिएगा, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। हिंदी में सन और सन, तो हिंदी के जो सन यानी हलचिन्ह वाला है उसका अर्थ होता है वर्ष, और सन का मतलब होता है जूट। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, इनमें से कौन सा घोष अल्पप्राण स्पर्श वर्ण नहीं है? क्या बताना है? नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं है। क्या क्या नहीं होना चाहिए? घोष नहीं होना चाहिए, अल्प प्राण नहीं होना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब ये चार वर्ण जो दिए हुए हैं, इसमें वो सब नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर बात आती है घोष की, तो घोष की याद रखिएगा, सभी स्वर घोष होते हैं। पहली बात तो सभी स्वर घोष होते हैं, तो स्वर तो इसमें होगा ही, यानी कि मामला कट गया अपने आप। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण भी होते हैं, तो इसे खत्म हो गया। फिर बात आती है किस चीज की? घोष की। तो याद रखिएगा, क ख ग घ अंग, यानी कि पीछे का जो तीन वर्ण होता है वह घोष होता है। वर्गीय व्यंजनों के पीछे के जो तीन वर्ण होते हैं, यानी क ख नहीं होगा, बाकी तीनों होगा, ये घोष होगा। आगे का दोनों अघोष होता है। च छ अघोष होता है, बाकी पीछे का तीनों घोष होता है। तो पीछे के तीनों नहीं होने वाले हैं। खैर, पीछे के तीनों की बात तो यहां हो ही नहीं है। अब कह रहा है स्पर्श वर्ण नहीं है, तो फ भी तो स्पर्श वर्ण होता है ना। क से लेकर म तक वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, क से लेकर म तक 5 होते हैं ना स्पर्श वर्ण वाले। बात समझ में आ रही है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो कह रहा है कि स्पर्श वर्ण भी नहीं होना चाहिए, तो फ भी खत्म हो गया।
अब आता है य और श। तो य याद रखिएगा घोषवर्ण होता है, य घोषवर्ण होता है, यानी कि वह तीसरे कॉलम में होता है। य, र, ल, व, ये तीसरे कॉलम होता है। तो ये भी नहीं बचा क्या, श। श जो है ये दूसरे कॉलम में रखा जाता है टिक बनाते समय, यानी कि वो अघोष वर्ण होता है, महाप्राण होता है। कुल मिला के बात मेरी समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है समीर स्कूल में बहुत तेज है। समीर स्कूल में बहुत तेज है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता है ना कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है, तुलनात्मक रूप से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है मूलावस्था। क्या होता है? मूलावस्था, मूलावस्था, ठीक है। दूसरा होता है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और फिर होता है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था का मतलब होता है कि आप किसी की विशेषता बताइए, किसी से तुलना मत कीजिए। जैसा यहां लिखा है ना कि समीर स्कूल में बहुत तेज है। समीर तेज है, समीर लंबा है, समीर अच्छा है, बुरा है, चोर है, ईमानदार है, बेईमान है, लेकिन किसी से तुलना मत कीजिए। तो ये मूलावस्था। लेकिन आप कह दीजिए कि समीर मोहन से ज्यादा तेज है, समीर प्रिंस से अधिक तेज है, समीर प्रिंस और मोहन से ज्यादा तेज है, यानी जब भी किसी से तुलना करेंगे तो उत्तरावस्था। लेकिन अब समीर सबसे तेज है, सबसे तेज है, सबसे, एक दो तीन की संख्या की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबसे तेज है। तो जब सबसे तेज है तो हो जाएगा उत्तमावस्था। तो यहां लिखा था कि समीर स्कूल में सबसे तेज है। तो जब सबसे तेज, सॉरी बहुत तेज है, क्या लिखा है यहां पर? बहुत तेज है, लिखा है बहुत तेज है, बहुत तेज है, किसी से तुलना नहीं किया है भाई, वो बहुत तेज है ना, और बाकी पता नहीं कितने तेज है, इसकी बातें नहीं की गई है। तो जब बहुत तेज है तो भैया कौन सा हो जाएगा? ये मूलावस्था हो जाएगा, ठीक है, मूलावस्था। अगला, निम्न में से किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? निम्न में से किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? यह मेरा निजी घर है, कुछ कर लो वह नहीं आएगा, तुम अपने काम से काम रखो, आप घर कब आए। इसमें बताना है किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, तुम अपने काम से काम रखो, इसी में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अपने, अपने काम से काम, अपने आप जानते हैं आप से बनता है अपने, तो आप निजवाचक सर्वनाम है, उसमें अपने जो शब्द है उसका यौगिक रूप है, तो उसी में प्रयोग किया गया है। अब चौथे में नहीं किया गया है, लिखा है आप घर कब आए, तो आप यहां सामने वाले को कहा जा रहा है, वहां मध्यम पुरुष के लिए, तुम के लिए आप शब्द का प्रयोग, देखिए आप शब्द दो जगह प्रयोग होता है। एक होता है अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, और एक मैं कहूं कि आप कब आए। तो अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप कब आए, तो आप, मैं सामने वाले को आपसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तो आप और तुम क्या है, ये मध्यम पुरुष है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हो जाए, ये तो किसी कीमत पे नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये तो होगा नहीं, और जब ये नहीं होगा तो कुछ कर लो, ये तो खैर इसमें तो है ही नहीं, यह मेरा निजी घर है। याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, इसमें भी निजवाचक सर्वनाम नहीं है। यह मेरा, यह निश्चयवाचक है, मेरा पुरुषवाचक है, और निजी शब्द दिया है ना, तो निजी शब्द के चक्कर में ना पड़ेगा, सर्वनाम शब्द में नहीं, वो तो शब्द हो सकता है ना, शब्द हो सकता है, लेकिन यार शब्द अव्यय है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, क्रिया अलग अलग है ना। तो निजी, निजी शब्द के सर्वनाम है नहीं ना, तो नहीं, ठीक है। चलिए, मुखिया अपने घर ग्राम के होते लाखों लोग हैं, पर बनते कुछ ही मुख्य हैं, ही अवस्थे संयोग है। रचना को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है, किस छंद का प्रयोग किया गया है, खूब बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो मात्रा लगा लीजिएगा, एक, एक, दो, एक, एक, दो, एक, एक, दो, एक, दो, दो,
दो 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 एक दो, एक 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 दो, एक एक दो दो एक दो, एक 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 दो 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 एक दो। ये तो लग गई मात्रा। अब जरा गिन लिया जाए। यहां देखिए यति लगा हुआ है, यति से पहले, यत यहां लगा हुआ है, यति से पहले देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि पहली पंक्ति पहले चरण में 15 मात्राएं हैं। यहां देख लिया जाए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यानी कि 13, इसमें 13 मात्राएं हैं। दूसरे में भी देख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 है। तो कुल मिला के 15 13, 15 13 बता दीजिए 15 13 कौन सा छंद हो सकता है? 15 13, तो 15 13 में हो जाएगा उल्लाला। क्या हो जाएगा? उल्लाला हो जाएगा, उल्लाला। गीतिका नहीं, अच्छा उल्लाला कौन सा छंद है? तो उल्लाला आप कहेंगे अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कौन सा है? अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बात समझ में आ गई ना? इंद्रवज्रा ये आपका वर्णित छंद है, ये आपका वर्णित छंद है। गीतिका हर गीतिका ये सम्मात्रिक छंद है, सम्मात्रिक है, तो गीतिका सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, तो ये इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? गीतिका हर गीतिका में होगी आपकी 26 मात्राएं और हर गीतिका में होगी आपकी 28 मात्राएं। हर गीतिका में क्या होगी? 28 मात्रा होती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है बताना है आपको कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 4 शब्द दिए गए हैं, नुपुर, आध्यात्मिक, दरोगा और बवाल। 4 शब्द दिए हैं, जरा कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रश्न अच्छे लगते हो तो वीडियो को शेयर करने में क्या बुराई है? सब्सक्राइब कर देने में क्या बुराई है ना? बस उतना ही तो मांग रहा हूं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो नुपुर देखिएगा गलत लिखा हुआ है। कहीं गलत लिखा हुआ है भैया? तो गलत कहीं लिखा हुआ है? देखिए ये है नौ पर बड़ा ऊ, ओ पर छोटा ऊ, ये है नुपुर। आध्यात्मिक गलत लिखा हुआ है। कहीं गलत लिखा हुआ है? ओ नहीं होगा, ये देखिए आगे ओ लिखा है ना, ओ नहीं होगा, आ होगा, आ आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होगा। एक प्रत्यय जब लगाएंगे तो आगे का ओ आ में परिवर्तित हो जाता है। दरोगा नहीं होता है, ये भी गलत है, दरोगा भी नहीं होता है, दरोगा भी नहीं होता है। क्या होता है? दारोगा होता है। क्या होता है? दारोगा होता है। ये जो है ना बवाल, बवाल नहीं वबाल होता है और यही 24 कैरेट शुद्ध है। क्या है? 24 कैरेट शुद्ध है, शुद्ध है, यही है शुद्ध। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। सुरारी किसकी पर्यायवाची है? सुरारी किसकी पर्यायवाची है? अच्छा एक बात बता दी आपको, इसमें शब्द लिखा हुआ अरि, अरि लिखा है, अरि। अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि का मतलब क्या होता है? शत्रु होता है। और जब शत्रु होता है अरि का मतलब, तो अरि मतलब दिखेगा शत्रु। अब आप लगा दीजिए, क्या लगा है? सुर। सुर माने होता है देवता। अब सुर के साथ अरि लगाया, बन गया सुरारी। तो सुर माने देवता और ये जब सुरारी लिखा था यानी कि देवताओं का दुश्मन, देवताओं का शत्रु। तो सुरारी किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? तो राक्षस की हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अच्छा मैं एक शब्द लिख रहा हूं, पन्नग। पन्नग माने होता है सांप। अब बताइए अगर पन्नगारी लिख दिया जाए तो किसकी पर्यायवाची होगी? जरा कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा मधु, 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 मधु का मतलब शहद आप जानते होंगे, लेकिन जब अरि जोड़ेंगे तो यहां स्वर संधि से ये बन जाएगा मध्वरी। मध्वरी, मध्वरी बनेगा ना? बताइए मध्वरी किसकी पर्यायवाची हो सकती है? जरा कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन किसने किया था? हंस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, हंस पत्रिका। अब देखिए सबसे पहली बात तो है कि जो हंस पत्रिका है इसका पुनर्प्रकाशन पूछ रहा है ना, तो पहले तो यही जान लीजिए कि प्रकाशन किसने किया था भाई। ठीक है, ये तो पुनर्प्रकाशन की बात है। प्रकाशन किसने किया था? तो प्रकाशन किया था 1930 ईस्वी में।
किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। कहां से? बनारस से। बनारस से किया था मुंशी प्रेमचंद ने। तो 1930 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था बनारस से। लेकिन ये तो पूछ रहा है पुनर्प्रकाशन, तो पुनर्प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। तो उनके सम्मान में राजेंद्र यादव ने दिल्ली से इसका प्रकाशन किया। दिल्ली से इसका प्रकाशन किया, ठीक है, दिल्ली से इसका प्रकाशन किया। लेकिन वर्तमान समय में आपसे पूछ दे, वर्तमान समय में हंस पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, कौन है इनके कर्ता धर्ता? याद रखिएगा संजय सहाय जी, ये 2013 से इसका प्रकाशन संभाल रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? चलिए फिर उसके बाद से देखिएगा मोहन राकेश की कौन सी अधूरी रचना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक तो मोहन राकेश के बारे में पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है अधूरी रचना है। मोहन राकेश की कौन सी रचना अधूरी है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन। तो आधे अधूरे इस नाम पर बिल्कुल मत जाइएगा, ये आधे अधूरे रचना का नाम ही है, जबकि यहां पूछी जा रही अधूरी रचना। कौन सी ऐसी रचना जो पूरी नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु हो गई? तो याद रखिएगा उस रचना का नाम है पैर तले की जमीन। पैर तले की जमीन, पैर तले की जमीन। जब उनकी मृत्यु हो गई ना, ये एक नाटक है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके परम मित्र थे पैर तले की जमीन, कमलेश्वर, इनके परम मित्र थे कमलेश्वर। एक नाटक है, कमलेश्वर ने पूरा किया था। किस रचना को? किस रचना को? पैर तले की जमीन को। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगला प्रश्न क्या है? छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? छायावाद की पहली कृति किसे माना जाता है? किस कृति से, किस रचना से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है? बात समझ में आ गई? प्रश्न ये है, तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? झरना। झरना। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि झरना किसकी कृति है, किसकी रचना, ये तो मैं नहीं बताने वाला। ये आप बता दीजिएगा झरना किसकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, अजातशत्रु किसकी रचना है, ये मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। यामा के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लीजिएगा। यामा के बारे में क्या है? निहार। क्या है? निहार, ठीक है। निर्जा, निहार, निर्जा, रश्मि, फिर उसके बाद से सांध्य गीत। तो निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत, ये चार अलग अलग रचनाएं हैं किसकी? महादेवी वर्मा की। और महादेवी वर्मा की चारों रचनाएं जब मिल करके एक संग्रह तैयार होती हैं तो उसे कहा जाता है यामा। यानी कि यामा कोई मूल रचना नहीं है, चार अलग अलग रचनाओं का संग्रह है। किसका? निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्य गीत। और जब ये रचनाएं संग्रह के रूप में आती हैं यामा नाम से, जिसपे मिलता है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक क्वेश्चन आपके जिम्मे सौंप रहा हूं कि आप इतना बता दीजिए कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था, ठीक है। कुछ आप लोग करते रहिए, साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूं कि प्रश्न कहां से बनते हैं। थोड़ा सा आप भी बताएंगे तो मजा आएगा ना। कल सभी बच्चों को 2-2 लड्डू मिलेंगे। कितने मिलेंगे भैया? 2-2 लड्डू मिलेंगे। 2-2 लड्डू मिलेंगे, ठीक है। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या प्रतीकबोधक, ठीक है। तो इसमें होगा प्रतीकबोधक, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार का होता है। कौन? एक होता है गणनावाचक, ठीक है। दूसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है समूहवाचक, और चौथा होता है क्या होता है? आवृत्तिवाचक, और पांचवा हो जाता है प्रतीकबोधक। तो याद रखिए, जब भी कहा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब यह है गणनावाचक। जब कहा जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 1 2 3 4 गणनावाचक और पहला, दूसरा क्रमवाचक, इसे कहते हैं क्रमवाचक, ठीक है। जब मिला के कहिए दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये क्या बनेगा? ये समूहवाचक बनेगा, ठीक है। आवृत्तिवाचक गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना,
ठीक है, इसे कहते हैं आवृत्तिवाचक। लेकिन जब कहा जाए प्रत्येक, हर एक, एक एक, ये क्या है? ये प्रत्येक बोधक है। एक एक कहा ना, अब एक एक से युग्म बना के दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच ऐसे कहते चले जाएंगे, सब क्या बनेगा? ये प्रत्येक बोधक बनेगा। याद रखिएगा मैंने क्या क्या कहा? प्रत्येक, हर एक, एक एक, अब एक एक से दो दो, तीन तीन, चार चार, ये सब क्या बनता है? ये बनता है प्रत्येक बोधक। चलिए अगला प्रश्न, उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। क्या लिखा है? उतरि नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, लिखा है ना। पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, बताना आपको है कि कौन सा अलंकार है। मानवीकरण है, या उपमा है, या रूपक है, या प्रतीप अलंकार है। तो एक बात याद रखिएगा, सम आ गया। बच्चों का एक ट्रिक बताया जाता है कि सा सम समान सरिस कहीं भी दिखाई दे तो लगाते हैं ना उपमा अलंकार। लेकिन याद रखिएगा वो एकेडमिक लेवल पे काम करता है, कंपटीशन में नहीं काम करेगा, कंपटीशन में नहीं काम करेगा। उपमा अलंकार, आपको मैं बता रहा हूं कि उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अपहुति अलंकार, ठीक है, एक और अलंकार होता भी आपको बता रहा हूं, इन सब में आपको सम 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 दिखाई देगा, सम समान सही, सम समान सही सब में दिखाई देगा। अब इस प्रश्न का आंसर क्या है वो हमसे सुन लीजिए ध्यान से। उपमेय उपमान तो आप जानते होंगे, उपमेय उपमान, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें राधा का मुख उपमेय और चंद्रमा उपमान। लेकिन यहां पर एक चीज ये हमेशा क्लियर कीजिएगा कि उपमेय, अच्छा एक बात बताइए, मगर मैं ये कह दूं कि चंद्रमा राधा के मुख के समान सुंदर है, तब क्या करेंगे? तो चंद्रमा उपमेय और राधा का मुख उपमा ना, कभी नहीं। तुलना चाहे इधर से हो, तुलना चाहे उधर से हो, उपमेय सदैव सजीव होता है, उपमान सदैव निर्जीव होता है या जड़ होता है। चलिए सजीव निर्जीव हटा दीजिए, उपमेय सदैव पुरुष, महिला, व्यक्ति, इंसान को ही कहा जाएगा। उपमान सदैव जड़ वस्तुएं, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, हिरन, झरना, कुछ भी, ठीक है। लेकिन फिर अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, अगर ये कहा जाए कि किसी की तुलना अगर किसी जानवर से कर दिया जाए तो फिर वहां सजीव निर्जीव की बात नहीं है, उपमेय सदैव मनुष्य को कहा जाएगा और उपमान सदैव उस प्राणी, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हिरण हो, जैसे कहा जाता ना कि उसकी आंखें हिरण के समान है, तो आंखें किसी की जब कह रहा है तो उसकी आंखें वो हमेशा उपमेय होगा और हिरण हमेशा उपमान होगा। तो ये बात हमेशा क्लियर की रहेगा। तो जब कहा जाए कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है तो राधा की तुलना कर रहा है ना, तो राधा तो उपमेय सदैव, चाहे तुलना उधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, राधा सदैव उपमेय और चंद्रमा हमेशा उपमान। तो जब राधा की तुलना चंद्रमा से कहिएगा तब होगा उपमा अलंकार, और जब चंद्रमा की तुलना राधा से कर दीजिएगा तो प्रतीप अलंकार। प्रतीप का मतलब होता उल्टा अलंकार, और वही यहां पर हुआ है। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, वो जमुना का जो जल है वह श्याम के शरीर के जैसा है। जमुना का जो जल है वह श्याम के शरीर के जैसा है। बात समझ में आ गई ना? तो जमुना की तुलना श्याम के शरीर से किया गया है, यहां पर उल्टा तुलना, श्याम सदैव उपमेय होंगे और जमुना का जल वह सदैव उपमान होगा। अगर इधर से तुलना किया गया होता कि श्याम का शरीर जो है वो जमुना के जल के समान है तो यहां पर उपमा होता, लेकिन उल्टा तुलना किया गया है, यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा प्रतीप अलंकार। बात समझ में आ गई ना? यहां क्या होगा? यहां होगा प्रतीप अलंकार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब बताइएगा कि ये प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो कैसा है, और आपका सपोर्ट रहा तो कंटिन्यू इसको करूंगा मैं, ठीक है। ये आपके एक तरह से कहिए मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं कि आप लोग कितना प्यार दे रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं, कंटिन्यू मिला जाएगा रोज इसी समय पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जिद कर लीजिए, एक पद अपने हिस्से में ले करके रहेंगे, ठीक है। एक पद अपने हिस्से का छांट लीजिए, बाकी के लिए की वैकेंसी कितनी निकली हुई है। मिलता है, तब तक अपना ख्याल रखिए।